हेलो स्टूडेंट्स, तो कल नीट का पेपर हो गया है। तो पेपर देखो, जो 3 मई को पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन पेपर डिफिकल्ट आया है, ठीक ठाक डिफिकल्ट आया है, फिजिक्स का पोर्शन स्पेशली। ठीक है, तो कोई भी पैनिक ना करें कि अगर किसी के कम क्वेश्चन हुए या कुछ भी है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कम जाएगी, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है तो मार्क्स सब बच्चे स्टूडेंट सारे सारे थोड़ा थोड़ा कम क्वेश्चन ही हुए हैं सब लोगों से। ऊपर से क्वेश्चन थोड़े से अनएक्सपेक्टेड जगहों से भी आए हैं, जैसा कि नीट के पिछले कुछ सालों में नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार क्वेश्चन कुछ अनएक्सपेक्टेड पोर्शन से पूछे गए हैं। तो चलो हम इसका पेपर को डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, जिससे कि आप अपना मैच कर लेना कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा गलत किया है। कोई गलत हुआ है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ गलत हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलो, ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x0 टू l, उसके लिए म्यू हमें ये गिवन है, और एक हमारे पास में डेटा गिवन है कि म्यू l इज इक्वल्स टू 0। वर्क डन इतना है तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो म्यू हमारे पास में वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क होता है वो कितना होता है, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो बस एफ कितना हो जाएगा, म्यू एम जी डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, और म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट माइनस एल्फा एक्स, रख देते हैं इस वैल्यू को, म्यू नॉट माइनस एल्फा एक्स एम जी डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट एम जी, और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस यहाँ पर आ जाएगा एल्फा एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे हम 0 टू l। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट एम जी एल माइनस एल्फा एम जी एल स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास में वर्क डन आ गया। लेकिन हमें वर्क डन निकालना है इस फॉर्म में, तो इन्होंने देखो एक वैल्यू में दी हुई है, वैल्यू क्या दिया हुआ है इन्होंने कि म्यू एल इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक डेटा गिवन है तो हम इसका यूज करेंगे। मतलब हम इसमें अगर हम x की जगह पर l पुट करते हैं तो वो 0 होना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट माइनस एल्फा इंटू एल, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन एल, ये हमारे पास में एल्फा आ गया, एल्फा की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट एम जी एल माइनस एल्फा की जगह पर मैंने रखा म्यू नॉट अपॉन एल एम जी एल स्क्वायर बाई 2, एल से एल कैंसिल हो गया, म्यू नॉट, अब देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, म्यू नॉट एम जी एल माइनस म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये फाइनली हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट एम जी एल बाई 2, ये है। इन्होंने पूछा n, तो n कितना होगा 1/2, तो ये हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन है हमारे पास में मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस A इज हाफ दैट ऑफ अनदर गैस B। मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो A का जो मीन फ्री पाथ है इट इज हाफ दैट ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ B, ये में डेटा गिवन है। और डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ A इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ B, डायमीटर ऑफ A इज ट्वाइस डायमीटर, डायमीटर को डी से लिखेंगे हम, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बी। तो हमारे पास में ये दोनों डेटा गिवन है। ठीक है, पहला गिवन है मीन फ्री पाथ इज हाफ दैट ऑफ बी एंड डायमीटर इज ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। नंबर डेंसिटी ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ये इनकी नंबर डेंसिटी गिवन है एन ए एन बी, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, सिंपल सा, ये तो बस फॉर्मूला इसका हम यूज करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें। तो हमारे पास पता है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पर a के लिए रखूंगा, पहला पार्टिकल मेरा a, तो उसके लिए हो जाएगा लैम्डा a इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डायमीटर ऑफ a का स्क्वायर इंटू एन ए, ये तो इसके लिए हो गया। दूसरा रखता हूं मैं b के लिए, अब देखो लैम्डा b कितना हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा b इज इक्वल्स टू ट्वाइस लैम्डा a। ठीक है, तो रख दो यहाँ पर लैम्डा, ये यहाँ पर b के लिए रख रहा हूं मैं वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डायमीटर, डायमीटर कितना है बी का डायमीटर है डी ए बाई 2, ये है बी का डायमीटर, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, चलो डी ए स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन एन बी, ये वैल्यू आ गई। बस अब डिवाइड कर देते हैं, हो गया। तो लैम्डा ए से लैम्डा ए, पाई डी स्क्वायर ए से पाई डी स्क्वायर ए, और क्या बचेगा यहाँ पर, ये बी ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन, ये 4 इसके साथ चला जाएगा 4 एन ए, तो हमारे पास में जो रिलेशन आ जाएगा, इन्होंने एन ए एक साइड दिया वो, ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एन ए इज इक्वल्स टू हाफ एन बी, ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 4th ऑप्शन। ठीक है, तो
ये फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब कह सकते थे ये तो इजी क्वेश्चन था ये। बस हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसा है जो कि नीट में इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस अभी तक बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए, तो उस चक्कर में ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, लेकिन वैसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। दो कंडक्टर्स हैं, इंडक्टर्स है हमारे पास में आइडेंटिकल, इस तरह से अरेंज्ड है। करंट इज आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर पी इज ईपी, इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी है, एंड फिर क्यू इज ईक्यू, इसके लिए ईक्यू है। इसका रेशियो बताना है। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है हमारे पास में, ये हमें पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो यहां पर तो ए और पी, यहाँ ए और बी यहाँ पर है, तो केवल एक ये लगा हुआ है एल, यहाँ पर ए और बी पॉइंट मेरे इस जगह पर है, तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा L/2। हमें पता है कि इसका पैरेलल कैसे ऐड करते हैं, रेजिस्टेंसेस की तरह 1/L + 1/L करके, तो L/2 हो जाएगा। तो अगर मैं EP की बात करूं, EP इक्वल्स टू L di/dt, ये तो EP हो गया। और अगर मैं EQ की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा L di/dt, यहां पर ही आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों को आपस में, di/dt L, तो यहाँ से EP/EQ, ये कितना आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट इसके आगे हमारे पास में क्या है, फॉर साउंड वेव्स द नंबर ऑफ नोट्स फॉर 5th हार्मोनिक ऑफ ओपन एंडेड पाइप इज n। ओपन एंडेड पाइप के लिए 5th हार्मोनिक के नंबर ऑफ नोट्स, ये मैं पता है 5th हार्मोनिक में कितने नोट्स होते हैं, जितना हार्मोनिक है, तो इसमें तो इतने ही हो जाएंगे ओपन एंडेड पाइप में। ठीक है, ये सीधा सीधा डेटा पता होता है हमें। एंड देयरफॉर 9th हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन ऑफ इट्स क्लोज्ड एंड, अब इसी पाइप का एक मैंने एंड क्लोज कर दिया है, तो अब ये क्लोज पाइप हो चुका है। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया, उसके लिए 9th हार्मोनिक। अब 9th हार्मोनिक में क्या होगा, 9th हार्मोनिक में देखो इसमें इस तरह से बनेंगे, हाँ ये इसका 9th हार्मोनिक है, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी हमारे पास में 5 हैं, तो जो इसमें नंबर ऑफ नोट्स हैं वो हैं 5। इन्होंने इसी का रेशियो पूछा है, तो 5/5 कितना हो जाएगा, ये 1, सीधा सीधा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं सोचना। सोलेनॉइड का क्वेश्चन हमें पता है, ये इन्होंने पूछा इंडक्टेंस, कुछ नहीं बोला, तो मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस की बात करना है, और सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हमें पता है कितना होता है, μ0n² AL, सिंपल। अब यहाँ पर n की जगह इन्होंने रेडियस में आंसर दे दिया है, तो हो जाएगा, सॉरी a की जगह पर n² a को मैं लिख लूंगा πr² L, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा μ0n² πr² L, μ0n² πr² L, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, कंसीडर द पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस, उसकी पोजीशन के बारे में गिवन है, इक्वेशन में दी गई है α_t² - βt + गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज हमें पता है। एवरेज स्पीड बतानी है। अब देखो इन्होंने कहा एवरेज स्पीड, अब ये हम बहुत पहले से चीज जानते हैं, अगर स्पीड की बात हो मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, और अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो मतलब हमें ये चेक कर लेना कि क्या पार्टिकल इस पूरे टाइम ड्यूरेशन बीच में रुक तो नहीं रहा और रुक कर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, तो मैं इस चीज को चेक करना, तो पहले इसकी हम स्पीड निकालते हैं। चलो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, ds/dt, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वही निकाल रहा हूं मैं, इसकी वेलोसिटी है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2α_t - बीटा, अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा इज 1, तो ये हो जाएगा 2t - बीटा इज 6 दिस, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई, और इसको मैं कर दे रहा हूँ 0। ठीक है, तो यहाँ से 0 करते ही मेरे पास t आ गया 3, मतलब 3 सेकंड पर ये पार्टिकल रुक रहा है, तो मुझे 0 से 3 तक की डिस्टेंस अलग निकालनी है और 3 से 6 तक की डिस्टेंस अलग निकालनी है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि कहीं पार्टिकल वापस तो नहीं जा रहा। चलो निकालते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट की, α_t², अल्फा है 1, तो ये जाएगा t² - बीटा t 6t + गामा, गामा इज 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। 0 पर देखते हैं, टाइम 0 पर s = 5। ठीक है, टाइम अब 3 पर देखेंगे, अब हम 3 रखेंगे तो s = -4, मतलब ये यहाँ पर 9 मीटर चला है, 5 से -4 चला गया, 9 मीटर्स की डिस्टेंस। अब इसके बाद में मुझे 6 पर देखना है, क्योंकि फाइनल तो मुझे 6 पर चाहिए ना, तो इसमें अगर मैं 6 रखूंगा 36 कैंसिल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फिर से 5, मतलब ये फिर से 9 चला है। तो ये क्या हो क्या रहा है, देखो ये मेरा 0, पार्टिकल ने पहले 5 मीटर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इनिशियली वो गया -4 पर, तो वो पहले आया यहाँ -4 पर, और फिर वो बाद में 5 पर चला गया, बाद में फिर वो 5 पर चला गया,
तो ये हो रहा है पार्टिकल में एग्जैक्टली। तो 9 मीटर इधर चला, 9 मीटर इधर चला, टोटल वो चला 18 मीटर्स और टाइम है हमारे पास कितना 6 सेकंड्स, 0 to 6। तो स्पीड कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड 3। अब इस देखो इसमें एक ऑप्शन 0 भी दिया हुआ है। अब अगर किसी ने सीधे 0 और 6 चेक कर लिया होता ना कि 0 पर और 6 पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा और उसको लगेगा कि 0 ऑप्शन है, 0 नहीं है इसमें, 3 और आंसर आएगा इसका। क्योंकि हमें डिस्टेंस में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें इस तरह से करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीधा सीधा उसका क्वेश्चन है न्यूक्लियाई चैप्टर का। कोई इसमें ज्यादा सोचना नहीं, बस सीधे कैलकुलेशन करनी है। इसमें हमें मासेस गिवन है U38 234 थोरियम एंड हीलियम के मासेस ये रहे और क्यू वैल्यू निकालनी। क्यू वैल्यू में पता ही क्या होता है, डेल टाइम निकाल के हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके लिए उन्होंने डेटा भी उन्होंने दिया हुआ 931.5, नहीं भी देते तो हमें पता है ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो माइनस करते हैं पहले। हमारे पास में रिएक्टेंट्स ये है 238.050, ये तुम्हारे रिएक्टेंट्स हो गए। प्रोडक्ट में एक वैल्यू तो ये है 234.043 और प्रोडक्ट में एक दूसरी वैल्यू क्या है 4.003। ये हमारे पास में दो चीजें हैं, इसको ऐड कर लूंगा तो ये हो जाएगा 238.046। ये हमारे पास में आ गया। डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.004। ये आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा एम। ठीक है, डेल्टा एम की वैल्यू इतनी आ गई है। अब बस इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास में एनर्जी क्या होता है, अगर इन्होंने दिया हुआ है कि 1 यू के लिए एनर्जी इतनी है, हमें बस इतनी यू के लिए बतानी है। तो E कितना हो जाएगा 931.5 इंटू 0.004 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा इससे ये आंसर आ जाता है 3726। सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है बस। अब इसमें अंदाजे से भी कर सकते हो अगर कोई चाहे तो थोड़ा बहुत इसमें। अब जैसे कि देखो 4 से मल्टीप्लाई होना है तो 9 4 36, मतलब 3600 तो यही हो गया समथिंग। 3 का भी इससे होगा तो 120 ये हो गया। तो ये 3720 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। तो 3720 से ज़्यादा क्या है, यही वाला ऑप्शन है बस। बाकी ऑप्शन क्या है, ये 3736 है, ये 3730 है। हमें 3720 से हल्का सा ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, बस 0.5 को और रह गया टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं देखना, बस सिंपल। अगर किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है हमें, बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस द फोटोइलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज लीनियरली विद टाइम, पावर लीनियरली डिक्रीज कर रही है। अब हमें पता है पावर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। और इंटेंसिटी डिक्रीज करने से क्या होता है, सीधे सीधे देखो वो तो वही है, हो गया सीधे सीधे। देन वेरिएशन ऑफ फोटो करंट इंटेंसिटी से फोटो करंट पर चेंज पड़ता है। ठीक है, और दूसरी चीज बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी से लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी से। तो बस हमारा जो फोटो करंट है वो भी लीनियरली डिक्रीज करता जाएगा। ये जो फोटो करंट है वो तो लीनियर डिक्रीज करेगा ही करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसके आगे दिया हुआ है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स PQS, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, वोल्टेज V, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज P एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर P वाले कैपेसिटर की एनर्जी एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल की एनर्जी है UB और UT, ये में दिया हुआ है। देन UB और UT का मैं रेशियो पूछा है, केवल इसकी एनर्जी और पूरे की एनर्जी, तीनों आइडेंटिकल है। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो आइडेंटिकल में क्या होगा, अब पहले P की बात करते हैं। ये पैरेलल में लगे हुए हैं इसके साथ में, तो ये जो वोल्टेज है इन दोनों पर भी V वोल्टेज जाएगा। अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इस पर पहुंचेगा V/2। ठीक है, तो इसका हमारे पास में वोल्टेज आ गया पहले वाले का P का, इसका वोल्टेज है V/2। कैपेसिटेंस में तीनों का C मान ले रहा हूं, तो इसकी अगर मैं एनर्जी निकालूंगा तो वो हो जाएगा ½ CV²। ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी आ गई पहले वाले की, ये है UP। ठीक है, टोटल की एनर्जी निकालते हैं, ऐड कर लेते हैं C और C/2, C/2 प्लस C, 3C/2। तो ये कितना हो जाएगा ½ CV²। तो ये में है मेरी UT। अब बस हमसे इसका रेशियो पूछा गया, कर दो डिवाइड, सिंपल, इसमें क्या ही सोचना है, क्योंकि UP/UT पूछा गया। ठीक है, सही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा तो ये 1.6 आ जाएगा। तो वो कोई ऑप्शन, देखो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन है,
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्यूब है, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप, क्रॉस सेक्शन एरिया शोन इन द फिगर, प्रेशर डिफरेंस हमारे पास में है 15, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है 15 हमें गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, यहाँ का एरिया है 40, यहाँ का एरिया है 20, एरिया का में डिफरेंस भी गिवन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज, रेट ऑफ फ्लो का पूछा है, इसको बर्नौली से भी कर सकते हो, लेकिन बर्नौली से इसका एक रिजल्ट निकल कर आता है जो हम क्लास में पढ़ते भी हैं, और वो रिजल्ट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वेंचुरीमीटर के लिए रिजल्ट निकल कर आता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब हमें यहाँ पर H की बात करनी है। अब ये H क्या होता है, वेंचुरीमीटर में हमारे पास में इस तरह की सिचुएशन होती है कि यहाँ पर एक ट्यूब निकला होता है, एक ट्यूब यहाँ पर निकला होता है, इन दोनों की जो हाइट का डिफरेंस होता है इसको कहते हैं H। ठीक है, तो जो हाइट का डिफरेंस होता है वही प्रेशर डिफरेंस होता है, मतलब रो जी एच इज इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ से मैं GH निकाल सकता हूँ, GH कितना हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस अपॉन रो। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई GH की, बस अब GH की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और हो गया क्वेश्चन उसका। तो बस कैलकुलेशन रह गई है, तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू देखते हैं, चलो रख लेते हैं कोई वैल्यू। हमें ये निकालना है, इज टू A1 A2, एरिया कितना 40 20, A1 A2 अंडर रूट 2 टाइम्स GH, एंड GH क्या है P1 P2 अपॉन रो, P1 माइनस P2 कितना 15 अपॉन रो। अब देखो ये है मीटर में, ये थे सेंटीमीटर में, तो इनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू पावर 4। ठीक है, P1 P2 अपॉन रो, पानी की डेंसिटी कितनी गिवन है हमारे पास में 1000, वो हमें पता भी है। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो हमारे पास में हो जाएगा 40 अपॉन 10 टू पावर 4 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 10 टू पावर 4 का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, देखने में डिफिकल्ट सा लग रहा है, नहीं इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करके सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका, बस अब तो कैलकुलेशन रह गई है। पेपर में इस बार में एक चीज़ ये भी थी, इस बार के जो क्वेश्चन आए हैं उनमें कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट दे दी है, थर्ड में वाले में भी थी, लेकिन इस बार के भी क्वेश्चंस में ठीक ठाक कैलकुलेशन है कुछ क्वेश्चंस में, जैसे एक यही क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन और हैं पेपर में, उनमें भी अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। कॉन्सेप्ट तो जो है सो है, उसके अलावा कैलकुलेशन भी है, तो बस अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करने के बाद में इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाद में इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अभी हमारा आ रहा है मीटर क्यूब में, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया देखो, करंट I0 फ्लोस थ्रू मेटालिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R, एक लूप है R रेडियस का है, एज शोन इन द फिगर, रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ABC, इसका जो रेजिस्टेंस है इस हाफ दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट BDC ADC, इसके कंपैरिजन में हाफ है। तो ऊपर से जो करंट आएगा उस करंट के पास में से 2 रास्ते हैं, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है और यहाँ का रेजिस्टेंस है ये हाफ है, इसके कंपैरिजन में ये दिया हुआ रेजिस्टेंस ऑफ ABC इज हाफ दैट ऑफ ADC, ABC का आधा है ADC के कंपैरिजन में। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस आधा है तो यहाँ से करंट डबल फ्लो करेगा और यहाँ से करंट आधा फ्लो करेगा। ठीक है, ये मैं पता है इजीली। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब देखो ये जो 2I है मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर ले रहा हूँ, I और I। एक I तो इस वाले I के उसको करंट को मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसका फील्ड एक डायरेक्शन में आएगा, इसका फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, केवल इस I की वजह से। ठीक है, तो मुझे बस इस I की वजह से निकालना है, और कहां पर, एट दिस पॉइंट, और ये सेमी सर्कल है बस। और सेमी सर्कल के लिए पता है क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, V0I/4R, ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर I क्या लेना है, ओवरऑल करंट आ रहा है I0, वो I0 3 पार्ट में गया है, मतलब I की वैल्यू है I0/3, ये है I की वैल्यू। ठीक है, बस अब रख दो यहाँ पर μ0 I0/3 अपॉन 4R, तो μ0 I0 अपॉन 12R, ये हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन द मेजर ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम रेडियस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज आर यूज्ड, टर्मिनल वेलोसिटी का हमने ग्राफ बनाया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रो अपॉन सिग्मा। अब यहाँ रो क्या दिया है, सॉरी सिग्मा अपॉन रो, सिग्मा क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल, सिग्मा है बॉल की डेंसिटी हमारे पास में। ठीक है, और रो फिर यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी। हमारे पास में जो इसका टर्मिनल वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है, 2/9 R² G अपॉन पाई रो माइनस सिग्मा, ये इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो रो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, सिग्मा होता है लिक्विड, यहाँ चीज़ें पलट दी हैं।
तो हम इसको भी पलट देंगे, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, ये आ चुका है अब हमारे पास में। ठीक है, अब बस सिंपल हमें ग्राफ बनाना है वी वर्सेस रो, सिग्मा अपॉन रो का। तो इसमें से मैं क्या कर ले रहा हूँ, सिग्मा इसमें से कॉमन ले ले रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, सॉरी ये ईटा था, ये पाई नहीं था, ये अपॉन ईटा 1, मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए ना, तो मैं यहाँ से सॉरी रो कॉमन ले ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा -1, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका अंदर, तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू, अब देखो इतने पूरे टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इस टर्म को मैं लिख ले रहा हूँ k फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो जाएगा k माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये k। अब हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस। तो इस ग्राफ में हम इजीली देख सकते हैं कि इसका जो इंटरसेप्ट आएगा, अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा यही वाला हमारा सही ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो इक्वेशन है ये कैसी है, y इज इक्वल टू mx माइनस c, ये इस तरह की इक्वेशन है। अगर मुझे इसमें ग्राफ देखना हो तो इस तरह से जाता है, क्योंकि ये नीचे मैच करेगा। अब कोई ये चेक कर रहे कि ये 1 पर ही कट करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें v की वैल्यू मैं 0 रख ले रहा हूँ, v की वैल्यू 0 रखूंगा तो सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी, तो सिग्मा अपॉन वो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमें गिवन है 2 प्लैनेट्स P1 P2 ऑफ इक्वल मास, मासेस दोनों के बराबर दिए हैं। ठीक है, और रेडियस में गिवन है R1 एंड R2, और ये हमारे पास में रेडियस का रिलेशन R2 इज हाफ ऑफ R1। एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा है, एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है V2 अपॉन V1। तो एस्केप वेलोसिटी का मास के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, 2gm अपॉन r का अंडर रूट, ये होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी मास के टर्म्स में। तो पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो इसकी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी R1, मास तो हमने m एज्यूम कर लिया है, तो ये तो आगे हमारे लिए V1। और अगर मैं V2 की बात करूं तो ये हो जाएगा 2gm अपॉन, यहाँ पर लिखना मुझे R2, और R2 क्या है, R1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R1/2, 2 पर आ जाएगा, बस कर दो डिवाइड, 2gm R1 2gm R1, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हमारे पास आ गया। और हमें क्या पूछा है, V2 अपॉन V1, इन्होंने V2 अपॉन V1 पूछा ना कि V1 अपॉन V2, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √2, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया इन्होंने, इसमें सोचना ही नहीं कुछ भी, सिंपल है। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड, जो टाइम पीरियड है उसके लिए पूछ लिया कि फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें पता है केप्लर्स थर्ड लॉ कि ये होता है t² प्रोपोर्शनल टू r3, तो यहाँ से t क्या हो जाएगा, r⁻³ ये इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है, सीधा बस फॉर्मूला पूछ लिया है, उसको हमें बस ठीक से पढ़ के लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास में गिवन है 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स A एंड B, दो हमारे पास में वायर्स हैं A एंड B, दोनों में करंट है I to I रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो वायर्स हैं, सेम डायरेक्शन में करंट है, करंट की वैल्यू गिवन है। वायर्स A हैज अ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है लैम्डा A के लिए। ठीक है, ये वैल्यू में A के लिए गिवन है। और क्या है, द वायर B इज केप्ट फिक्स्ड एट अ हाइट h अबव द फ्लोर, तो वायर B हमारे पास में यहाँ पर है, फ्लोर से h हाइट पर, ये हमें गिवन है। और मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h सो दैट द वायर A डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर, तो मैं h की वैल्यू बतानी कि वायर A, अब देखो वायर A फ्लोर पर रखी हुई, इसका मतलब ये है, तो वायर A हमारी ये रही, हमें h की वैल्यू बतानी कि वायर A राइज ना करे। अब ये देखो राइज क्यों करेगी, वो अगर हमें पता चल गया तो क्वेश्चन तो हो जाएगा। राइज क्यों करेगी, दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है, और अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर से सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज में पता है। ऑपोजिट होता तो रिपेल करते, सेम है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये वाली वायर तो फिक्स है, अब ये वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अब ये अट्रैक्ट करेगी तो इसको खींचेगी, तो हमें इसी का बताना है कि ये h कितना हो कि ये ऊपर ना जाए। अब ऊपर नहीं जाए, क्यों नहीं जाए, क्योंकि नीचे इस पर mg लग रहा होगा, तभी तो ऊपर जाने से रुकेगी ये। तो बस हमें अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करना है, बेसिक सिंपल। फोर्स कितना लग रहा होगा ऊपर की तरफ, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L। इसकी मैं लेंथ कितनी ले रहा हूँ, लेंथ ले रहा हूँ यूनिट। क्यों यूनिट, क्योंकि मुझे पता है यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, ये मैं पता है। ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा mg, m कितना है लैम्डा इंटू g, तो ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स है, ये हमारा अपवर्ड फोर्स है, बस बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो μ0
2I² अपॉन 2πh इज इक्वल्स टू लैम्डा जी। हमें यहाँ से h निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, म्यू नॉट I² अपॉन लैम्डा पाई लैम्डा जी। ये आ गई हमारी h की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन है ये, म्यू नॉट I² अपॉन पाई लैम्डा जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है कि ये जो वायर है वो ऊपर जाएगी ही क्यों, तो हम इजीली इसको कर लेंगे अगर हम ये सोच पाए कि वो जाना क्यों चाहती है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, a Zener diode with breakdown voltage -3 reverse biased with negative input voltage 5, ये हमें गिवन है। और हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा ये है कि हमने यहाँ 5 वोल्ट लगाया है। ठीक है, ये जो हमारा Zener डायोड है इसका इन्होंने वोल्टेज दिया है 3 रिवर्स में, मतलब ये 3 यहाँ कम कर देगा। तो अगर मैं इसको मान लूँ 0 तो ये हो गया 5, ये 3 कम कर दिया तो इसका बचा 2, ये है 0 तो ये है 0, डिफरेंस कितना आ गया, 2 वोल्ट। सिंपल, ये आंसर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी अजीब सी बस इसमें, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल सा था, लेकिन लैंग्वेज इस तरह से उन्होंने दे रखी है कि उसमें सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है एग्जैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में गिवन है इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, गामा की वैल्यू में ये गिवन है, डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेचर गिवन है 60 to 50 हो गया, वर्क डन बाय द गैस। सिंपल सा है, एडियाबेटिकली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, NR डेल्टा थीटा अपॉन ये। ठीक है, देख लेते हैं बस, मोल्स कितने हैं, 1 मोल, N की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, R की वैल्यू इन्होंने दी है क्वेश्चन में 8.3, डेल्टा T 60 से 50 हो रहा है 10 अपॉन गामा -1, गामा कितना है 5/3, 5/3 -1, बस सॉल्व करना है इसको। 5/3 में से 1 को उठाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू, बस सॉल्व कर लो इसको। ये कितना आ जाएगा 83 × 3 249 डिवाइड बाय 2 124.5, ये इसका आंसर आ जाएगा, होगा कोई ऑप्शन ये। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना था, इसमें तो बस अगर हमें पता है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट का है, इनफैक्ट क्वेश्चन भी बेसिक ही है लेकिन क्वेश्चन तो वही है। इस बार ज्यादातर क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंग्वेज में घुमाया स्टूडेंट्स को, तो इसमें भी वही है, बहुत बेसिक सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है कि स्टूडेंट को समझने में बहुत टाइम लग गया। दिया क्या है देखो, रे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा, एक लाइट रे है, वेवलेंथ उसकी लैम्डा में गिवन है, इंसिडेंट ऑन 3 फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स, अलग अलग आ रही 1 2 3 पर। ठीक है, तो हमारे पास में सपोज ये 3 सेल्स है 1 2 3, ठीक है, और तीनों पर सेम लाइट आ रही है लैम्डा की, इस पर और इस पर। अब इन्होंने क्या दिया है, इनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में गिवन है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, अगर इस वेवलेंथ से ज्यादा की लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर जो हमें वेवलेंथ दिया है उससे कम की लाइट आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा 1, यहां पर भी लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा 2, यहां पर भी लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा 3। और जितनी ज्यादा कम की लाइट आएगी, जितनी ज्यादा कम वेवलेंथ की लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर निकलेंगे, क्योंकि वेवलेंथ कम होगी तो फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी ज्यादा होगी। अब बस देख लेते हैं, अब देखो इन्होंने क्या यहाँ दिया है कि लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, हमें चाहिए था लैम्डा इज स्मॉलर देन लैम्डा 1, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं तो इस जगह का पोटेंशियल होगा 0, तो V1 शुड बी 0, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का कैसा पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल नहीं। 2 और 3 में देखते हैं, यहाँ दिया है लैम्डा इज लेस देन लैम्डा 2, सही है निकलेंगे, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा 3, अच्छी बात है यहाँ भी निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर लैम्डा इज मच लेस देन लैम्डा 3, यहाँ लैम्डा बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ये वाली वैल्यू वेवलेंथ की बहुत ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा छोटी मतलब एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होगी, और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज चाहिए होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो हमारे पास में क्या आ गया, V1 0 है एंड V3 ग्रेटर देन V2, ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। देखते हैं कौन सा है, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, V1 is 0 V3 ग्रेटर देन V2। तो ये वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, लेकिन बस इसमें हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये डेटा किस तरह से दिया हुआ है, हमें उसको यूज किस तरह से करना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या गिवन है,
फोटोन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ, एक फोटोन है एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की एनर्जी में गिवन है, लीनियर मोमेंटम का रेशियो ये है, ये बताना है मैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, अगर मैं फोटोन की बात करूं, फोटोन का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, E/c। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, 2m/ke। अब बस इन दोनों चीजों को रख के डिवाइड करना, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन अपॉन फोटोन इज इक्वल टू 2m, इलेक्ट्रॉन का मास इन्होंने 9 दिया हुआ है तो हम 9 ही लेंगे, 9 10⁻31 ke। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अब फोटोन के लिए लिख लेते हैं, फोटोन है E/c, तो E/c, c की वैल्यू कितनी है 3 10⁸, तो ये ऊपर चला जाएगा ये वैल्यू। अब बस इस चीज को सॉल्व करना है, चलो कर लेते हैं। देखो सॉल्व इसको, ये डेसिमल से ये 0 हट जाएगा, 2 और 2 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा, 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा, 16 बाहर आएगा तो 4 आएगा, -31 -19 ये हो गया 50, 50 बाहर आएगा तो 25 आएगा। ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 20 इंटू 16 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इस चीज की कैलकुलेशन करनी है। देखो चलो कैलकुलेशन करते हैं, 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 से इसका 0 चला जाएगा, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 9/4, 9/4 इंटू 10⁻, कितना बचा देखो, यहाँ पर है 19 ऊपर जाएगा तो हमारे पास में वैल्यू किस टर्म में आ रही है, नहीं नॉर्मल ही दी गई ना वैल्यू। ठीक है, एक मिनट, इसमें हाँ ये पावर माइनस में आएगी ना, 25 -31 -19 माइनस का 25 होगा, -50 हो गया। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ बचेगा -6 प्लस का 2, तो यहाँ पर बचेगा +2, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 100 मतलब 225। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 225, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, वैसे क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, लेकिन बस फॉर्मूला तो सिंपल से हैं, लेकिन इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और तब जाके हमें आइडिया लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। इसमें ये तो बस वही चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ हमें पता होनी ही चाहिए, अगर हमें नहीं पता तो इसका फिर कुछ नहीं कर सकते एग्जाम हॉल में। सिंपल से उन्होंने पूछा है कि इंडेक्स करेक्शन क्या होता है, कहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, किस जगह पर चाहिए होता है, किस मेजरमेंट पे। तो इंडेक्स करेक्शन लेंसेज में चाहिए होता है। तो इंडेक्स करेक्शन क्या है, देखो पहला कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर, नहीं। मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नहीं। मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, ऑप्टिकल बेंच। इस टाइम पे इंडेक्स करेक्शन को हम अकाउंट करते हैं, उसको फिर प्लस माइनस करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये इसका सही आंसर, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये सीधा सीधा इसमें हमें पता ही है तो ही हम इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज टेकन स्लोली थ्रू एन इनफाइनेटिसिमली स्मॉल थिन ट्यूब। एक ट्यूब है, उसके अंदर से हम यूनिट चार्ज को लेकर जा रहे हैं और रेडियस इसका r है, डेंसिटी रो है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन r 2r 3r ये दिया हुआ है। देखो पहले चार्ज मेरा यहाँ रखा हुआ था, बाद में चार्ज यहाँ पर आ गया। पूछा क्या इन्होंने, इन दिस प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, वर्क डन पूछा है तो वर्क डन निकालना है बेसिकली। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि पता नहीं क्या अजीब सा डायग्राम है, कैसे अंदर से लेकर गए, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्या है, हमें पता है इसमें है कुछ ना कुछ चार्ज, ठीक है, चार्ज की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब उसका जो वर्क डन है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, बस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे लेके जा रहे हो। तुम यहां से यहां लेके गए, अब सीधा लेकर गए, अंदर तुमने ऐसे करके लेके गए, बाहर से घुमा के लेके गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है बस। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है, k q अपॉन 2r, फाइनल एनर्जी k q अपॉन 3r, बस माइनस करना है सिंपल। अब q की वैल्यू रख लेंगे, q कितना होगा हमारे पास में, q होगा 4/3 पाई r³ इंटू रो, ये हमारे पास में q की वैल्यू है। चलो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या कॉमन आएगा, k q अपॉन r कॉमन आ जाएगा, k q अपॉन r, 1/2 माइनस 1/3, ये हमारे पास ब्रैकेट में बच गया, माइनस कर देंगे, ये तो आ जाएगा 1/6, तो क्या हो गया ये k q अपॉन r इंटू 1/6, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में बस
k की वैल्यू रख लो यहाँ पर, क्योंकि हमें आंसर रो के टर्म्स में चाहिए। रख देते हैं, चलो k की वैल्यू, q की वैल्यू। k कितना होता है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कितना है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू स्मॉल q। चार्ज हमारा कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब सिंगल चार्ज है 1, तो q की वैल्यू 1 हो गई। अपॉन में क्या बचा, अपॉन में है r और 6, ये वैल्यू बची हमारे पास में। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और r से ये r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास में, यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर r स्क्वायर रो बचा ऊपर, r स्क्वायर रो अपॉन 6 इंटू 3 18 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास में बचा r स्क्वायर रो 18 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से n पूछा इन्होंने, तो n कितना हो जाएगा 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए कैलकुलेशन करनी थी और क्वेश्चन को बस समझना था कि इसमें जो पार्टिकल को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं वो एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स को रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लेकर जा रहे हो, फर्क किस चीज से पड़ता है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ आपने एंड किया। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, ये कह रहे हैं हमारे पास में एक पॉइंट है यहाँ पर O, इसके मटेरियल का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.25, इसका डेप्थ है थिकनेस वो दिया 5, ऊपर से देख रहे हैं तो उसकी जो डेप्थ में दिखाई दे रही है एपेरेंट, वो दिखाई दे रही है h1। ठीक है, ये लिखा हुआ है इफ व्यूड फ्रॉम पॉइंट P नियर द नॉर्मल डायरेक्शन, P पॉइंट, P कहाँ है, ऊपर है, ये है P, ये है O, नीचे है R। ठीक है, एपेरेंट डेप्थ इज h1, तो ऊपर से देखने पर h1 दिखाई देगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी ऐसे मीडियम में जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और हम कम वाले से देख रहे हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअल में है, तो एपेरेंट हमें यहां कहीं दिखाई देता है, और इसकी जो एपेरेंट डेप्थ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, h/μ। ठीक है, दूसरा फॉर सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियम R, अगर मैं R मीडियम से देख रहा हूं एपेरेंट डेप्थ इज h2, R मीडियम से देखने पर क्या है, अब मैं यहां पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देख रहा हूं, तो इसमें क्या है, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा डेंसर मीडियम है और मैं यहां से देख रहा हूं n = 2 से n = 1 और इसकी हाइट है h, तो इसकी जो हमें हाइट दिखती है वो थोड़ी ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देगी, h' = μ × h, तो ये हमारे लिए h1 है, ये हमारे लिए h2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो इसमें दिए हैं वो हम रख लेंगे बाद में, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक्स। इन्होंने बस इसी का डिफरेंस पूछा, h1 - h2 माइनस करना, बस हमें कर लो। अब क्या है, हो गया क्वेश्चन। h ओरिजिनल डेप्थ कितनी है, ओरिजिनल डेप्थ है 2.5, क्योंकि टोटल 5 था वो उसका आधा है, तो h1 2.5 डिवाइड बाय 1.25, ये तो आ गया मेरा h1। ठीक है, h2 निकालते हैं, h2 कितना है, वो कितना हो जाएगा μ × h, h तो हमारे पास में वही है 2.5, म्यू क्या होता है, रिलेटिव, तो मुझे इसके रिलेटिव इसका निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास में h2, माइनस करना बस एक में से दूसरे को, कर दो माइनस, h1 माइनस h2 कॉमन ले लेंगे, ये 2.5/1.25, ये 2 आ जाएगा, अंदर 1 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें तो मॉड से मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये 2 × 0.5 1 आता है, होगा कोई ऑप्शन 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो कितनी बेसिक सी चीज थी, ये सबने फॉर्मूला यूज किया होगा, h/μ और μ × h, किस मीडियम से दूसरे मीडियम में देखने में, रेयर से डेंसर देखते हैं तो एक फॉर्मूला, डेंसर टू रेयर देख रहे हैं तो दूसरा फॉर्मूला। अब उसी चीज का उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया, लेकिन क्वेश्चन को प्रेजेंट जिस तरीके से किया गया वो बहुत अजीब सा है, उस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा क्वेश्चन है इस पेपर का। इसमें देखो क्या हो रहा है, हमारे पास में यहां से एक पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, दो पार्टिकल सॉरी, एक राइट साइड में आ रहा है, एक लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, और किसी एंगल, गिवन एंगल थीटा पर, हमें थीटा के टर्म्स में बात करनी है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर है लीनियर है, देखते हैं जरा क्या है। फ्रिक्शनलेस वायर, 2 points starts moving simultaneously from point A with identical uniform angular speed,
in direction meet at point during this time which of the following represent the magnitude of total linear momentum। linear momentum की बात कर रहे हैं। अब देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम स्पीड से, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो दोनों की एंगुलर स्पीड अगर सेम है तो दोनों की लीनियर स्पीड भी सेम होगी क्योंकि रेडियस तो सेम ही है। तो अगर एक इस टाइम पे यहाँ पहुंचा दूसरा उस टाइम पे यहीं पहुंच जाएगा बराबर एंगल पर। इसकी जो स्पीड है वो इस तरफ होगी, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, तो इसका अगर मैं कॉम्पोनेंट कर लूँ तो ये हो जाएगा v cos और ये हो जाएगा v sin। तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड के ये दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। मोमेंटम अगर मैं देखूं तो इधर हो जाएगा mv cos, इधर हो जाएगा mv sin। सेम अगर मैं इस तरफ करूं, ये स्पीड v है, इसके अगर मैंने दो कंपोनेंट कर लिए तो मोमेंटम इधर हो जाएगा mv cos, इधर हो जाएगा mv sin। अब मोमेंटम वेक्टर है, वेक्टर मतलब ये और ये दो वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल मोमेंटम क्या बचेगा, mv cos प्लस mv cos मतलब 2mv cos, ये हमारे पास में बचा मोमेंटम, ठीक है। अब बस हमें इसका ग्राफ बताना है। अब इसमें क्या है, हमें थीटा के साथ में ग्राफ बताना है। इनिशियली जब ये पॉइंट यहां पर था, जब ये इस जगह पर है तो थीटा हम यहां से चेक कर रहे हैं, तो थीटा है 90 डिग्री, 90 मतलब cos 90 हो जाएगा 0, तो टोटल मोमेंटम है 0। फाइनली भी वो 90, फाइनली भी वो घूम के वो 90 आ जाएगा, तो फाइनली भी 0 है। तो बस ये हमारा आंसर है। बल्कि अगर हम सीधे इनिशियल से देख लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता, हमें दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ती कि हमारी जो वैल्यू है वो बस एक ही जगह से यहाँ से मैच कर पा रही है कि थीटा के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको तो सबने मतलब होपफुली इसको सबने किया होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें सोचने का नहीं है। ये कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा t। हमने टेम्परेचर को डेल्टा t इंक्रीज कर दिया, रेडियस उसका r है। एक्सपेंशन कोफिशिएंट लीनियर कोफिशिएंट अल्फा दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज पूछा है, तो वॉल्यूम का इंक्रीज क्या होता है, v गामा डेल्टा t। v क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, गामा क्या होता है 3 अल्फा डेल्टा t। बस ये चीज़ है, कैंसिल कर दो इसको, तो क्या बच गया ये 4 पाई अल्फा r क्यूब डेल्टा t। देख लो कोई ऑप्शन होगा 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा t, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल कॉर्क ऑन यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। एक कॉर्क है, कॉर्क की डेंसिटी कुछ यूनिफॉर्म है, वो एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी है ρ1। If the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time period t। कॉर्क हमने थोड़ा सा दबाया और वो ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड उसका t है, ठीक है। If the same cork floats in another liquid of density ρ2, यही कॉर्क दूसरे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी हमारी ρ2, then the similar oscillation time period 2t। हमें इनका रिलेशन बताना है ρ2 और ρ1। इसका मैं सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि जब कॉर्क को हम इस तरह से फ्लोट कराते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन a रो g, ठीक है। m मास होता है उसका, रो डेंसिटी होती है लिक्विड की, a उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब बस सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट था, इसका हमें क्वेश्चन लगा देना है। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा क्योंकि ये बहुत जगह हम यूज करते रहते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं, 2 लाइन में डेरिवेशन भी हो जाता है, इसका कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब बताते हैं चलो क्या है। पहले कह रहे हैं टाइम पीरियड t है, डेंसिटी रो है, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन a रो g, पहली सिचुएशन ये है। बाद में टाइम पीरियड 2t है, तो यहाँ पर हो जाएगा a रो g। बस अब क्या पूछा, ρ2 अपॉन ρ1, तो हो गया, लो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस ये ρ2 पर चला जाएगा, यहाँ पर t से t कैंसिल हो गया तो 1/2, दूसरे पेन से लिख ले रहा हूँ मैं, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो ρ2 अपॉन ρ1 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे क्या है, अब देखो ये वाला, ये क्वेश्चन बोनस में जाएगा, इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है 1.06, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 1.06 है नहीं, तो ये क्वेश्चन सबके लिए बोनस में जाने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 10, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है तुम्हारे पास में 1 मिलीमीटर दी गई है ये, और नंबर ऑफ डिविजन्स दिए हुए हैं 10, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज 10, बोथ टच ईच अदर, द
scale shift to the left of the zero and such a way that the fourth vernier division coincides with the division of the main scale। जब हमने उनको क्लोज किया बिल्कुल, तो जो जीरो है वर्नियर का वो थोड़ा सा लेफ्ट में चला गया, और कितना चला गया कि दिया हुआ है फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर का चौथा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि थर्ड वाले से ही कोइंसाइड कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो है क्या, ये है मेरे पास सपोज मेन स्केल जीरो, और ऐसे करके ये चलता जा रहा है। ठीक है, और नीचे है मेरे पास में वर्नियर स्केल, वर्नियर भी बना लेते हैं, ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर में क्या होता है, इसके 9 इसके 10 के साथ कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर इसका 10वां आ जाएगा, यहाँ से इसका पहला आएगा, और बीच में इसके ऐसे चलते जाएंगे ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, अब हमने जब इसको पीछे खिसकाया तो अभी क्या है, तो इसका जो चौथा डिवीजन है वो इसके किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके तीसरे से कोइंसाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके तीसरे से जब कोइंसाइड करेगा तो ये हमारा मेन, ये आ चुका है मेरा वर्नियर। तो मेन का ये है थर्ड और वर्नियर का ये है फोर्थ, तो ऐसे करके आएगा ये, सॉरी फोर्थ बनाना था मैंने, फिफ्थ बना दिया वो। तो ये हमारा फोर्थ है और इसका ये थर्ड है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इस तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, अब इसके एक डिवीजन की विड्थ कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि इसके 10 उसके 9 के साथ कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पर इसके जो 4 की विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 3.6 मिलीमीटर। वर्नियर के 4 की विड्थ, मेन स्केल के 4 की विड्थ, 3 की विड्थ कितनी है, 3 मिलीमीटर। तो एक्चुअल में वर्नियर स्केल पीछे कितना खिसक गया, डिफरेंस निकालेंगे 0.6 मिलीमीटर। तो 0.6 पीछे खिसक चुका है वो, 0.6 मिलीमीटर या फिर 0.06 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में जो हमारी रीडिंग आएगी ना, उसमें ये हमारा जो जीरो एरर आया है ये लेफ्ट की साइड वाला है, और हमें पता है लेफ्ट वाली जीरो एरर को हम ऐड करते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, वो तो 1 पहले से है ही, उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 0.06, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.06 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन सबके लिए जाएगा बोनस में। ठीक है, तो इसमें ये चीज करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, A solid sphere A of radius r, एक स्फीयर है, रेडियस r है, मास m attached to a point to a smaller solid sphere B of radius r, मास m। ठीक है, बड़े वाले का मास है m, छोटे वाले का मास है m, ये हमें दिया हुआ है, इसका रेडियस है r, इसका है r। The moment of inertia system calculated vertical axis passing through A, यहाँ से एक्सिस जा रही है, is IA and that calculated about a vector passing through center of B, और B के सेंटर से जा रही है, उसके लिए IB है। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो पहले दोनों का बस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिंपल। तो पहला है हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और दूसरा भी क्या है, स्मॉलर, दोनों सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, चलो तो पहले इसके लिए निकालते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 mr²। ठीक है, छोटे वाले स्फीयर का, इसका इस स्फीयर का, इसकी खुद की एक्सिस के लिए अगर मैं निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो आ जाएगा 2/5 स्मॉल m r²। लेकिन मुझे यहाँ तक इसको लेकर आना है, क्योंकि इस एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, तो ये है r और r, तो इसमें मैं m r प्लस r का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। ये तो है मेरा IA। IB निकालते हैं, IB कितना है इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए छोटे वाले का अपना खुद का कितना हो जाएगा, 2/5 mr²। बड़े वाले का इस एक्सिस के लिए, तो बड़े वाले का पहले अपनी खुद की एक्सिस के लिए 2/5 mr² प्लस यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, m r प्लस r का स्क्वायर। ये आ गया, माइनस करना है मुझे, IA माइनस IB कर दो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, वो चीज़ बच गई है, बस कर लो इसमें से। अब देख लेंगे इसमें से जो एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसमें, m माइनस m r प्लस r का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, IA माइनस IB, हाँ ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन क्या है, कंसिडर स्प्रिंग मास सिस्टम। SHM के का कुछ बोल रहे हैं ये, SHM के बारे में क्या दिया हुआ देखते हैं जरा। एक हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है,
मास ऑफ द पार्टिकल इज दिस, के कांस्टेंट है, और क्या क्या बोला हुआ है इन्होंने, ऑन द एक्स वी प्लेन ग्राफ ऑफ v वर्सेस x, v और x का जो ग्राफ है वो उन्होंने क्या बोला है, इज अ सर्कल, सर्कल बोला हुआ है वो ग्राफ। तो हमें उसके लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो v और x का जो हमारा ग्राफ होता था, अगर वो सर्कल होना है, वो वैसे नॉर्मली इलिप्स होता है, ये पता होगा सब लोगों को, ठीक है। v और x का जो ग्राफ बनाते थे, हमारी इक्वेशन ऐसी आती थी, इस टाइप से इक्वेशन आती थी। लेकिन अगर हमें इस ग्राफ को सर्कल बनाना है तो हमें इस ओमेगा स्क्वायर को 1 करना होता था, ठीक है। अगर ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो सर्कल बन जाता है। तो बस हमारा सिंपल सा ये है कि ओमेगा स्क्वायर को हमें 1 करना है, मतलब ओमेगा को 1 करना है, और ओमेगा क्या होता है, k बाई एम। तो यहाँ से k किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, बस सीधा सीधा सर k इज टू m ओमेगा स्क्वायर होता था, वहाँ से हम सीधे सीधे इस चीज़ को रख लेंगे, ओमेगा स्क्वायर हमारा 1 है तो ओमेगा 1 है, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 1 रख के ये सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा हमारा k बाई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस पेपर का। ये क्या दिया हुआ है, दो लेंसेज हमारे पास में L1 L2, इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास में है फोकल लेंथ गिवन है +10 और -10, ये हमारी इनकी फोकल लेंथ है दोनों की। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी है। ऑब्जेक्ट रखा है पहले वाले से 30 पर, ऑब्जेक्ट रखा हमारा 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पहले से इमेज बनाएंगे, और ये डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो पहले वाले से जो इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/v - 1/1/f। तुम्हें u पता है -30, f पता है +10, v निकाल दोगे। जब इसका v निकालोगे तो 15 निकल के आता है, ठीक है। तो मतलब जो इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी 15 पर, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को जब रखोगे, एक बार रख के देख लेते हैं जरा। 1/v = 1/f + 1/u, f की वैल्यू कितनी है +10 और u की वैल्यू है -30, एलसीएम आ जाएगा 30, 3 - 1 2, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, यहाँ से v 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब इमेज बनेगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर। अब 3 पर तो ये है, तो इमेज यहाँ से बनेगी 12 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब इस वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है 12 सेंटीमीटर पर। जो हमारा दूसरा लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, उसकी खुद की फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। अब उसके लिए भी निकालना है, फिर से इक्वेशन लगा दो, ये दोबारा फिर से आंसर आ जाएगा। तो इसमें 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस, ये इसका आंसर आएगा। फॉर्मूला हमें पता ही है, वैल्यू हमारे पास है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 बार सिंपल सा क्वेश्चन करना है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं नॉर्मल, कि हमारे पास 2 लेंसेज हैं या 3 लेंसेज हैं, एक से इमेज बन गई, वो जो इमेज होती है वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, क्योंकि वो वहाँ से वही जो दूसरा लेंस है वो उसको देख के इमेज बनाएगा। तो ये हमारे लिए फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, AC वोल्टेज की इक्वेशन दी है, 220 sin समथिंग वोल्टेज अप्लाई टू LC सर्किट, करंट एम्पलीट्यूड इज दिस। करंट एम्पलीट्यूड पूछा है, तो करंट क्या होता है हमारे पास में, V/Z। एम्पलीट्यूड पूछा मतलब मैक्सिमम करंट, तो हम V यहाँ पर मैक्सिमम लेंगे, तो वो तो 220 है /Z। अब बस मेन काम है हमें Z निकालना है, निकालते हैं। चलो Z क्या होता है हमें पता है, √R² + XC - XL का स्क्वायर। तो XC XL चाहिए, चलो अब ये निकालते हैं। XC क्या होता है, 1/C ओमेगा। C कितना है 25 माइक्रो इंटू ओमेगा, और ओमेगा कितना है ये रहा 2 × 10⁻3, तो ये हो जाएगा 1000/25 40, ये वैल्यू आ गई इसकी XC की, ठीक है। XL की वैल्यू निकालते हैं, XL होता है L ओमेगा। L कितना हमारे पास में 10 मिली हेनरी, और ओमेगा कितना है, ओमेगा कहाँ गया, ये रहा 2 × 10⁻3, तो ये आ गया 20। रुको 1 मिनट, कुछ तो इसमें गड़बड़ है, मैंने इसका मतलब कोई वैल्यू यहाँ पर गलत कैलकुलेशन कर दी, सॉरी। यहाँ 50 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 25 × 2 50 होगा ना, तो ये 20 बचेगा। अब XC XL दोनों 20 आ गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो Z किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा R। तो Z की वैल्यू R है और R की वैल्यू कितनी है 100, ये हमारे पास में आ गया है। अब बस रख दे फॉर्मूले में, इसमें ये हमारा था
220 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2.2। ये आंसर है, हो गया बस। सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये वाला तो इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था खास। 31st में गिवन है, क्या कह रहे हैं ये, A thin horizontal disc is rotating about vertical axis passing through fixed center। डिस्क है, रोटेट कर रही है, सेंटर हमारा फिक्स है, इस सेंटर के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम एल ए एल बी कंप्यूटेड अबाउट पॉइंट्स ए एंड बी, इन पॉइंट्स के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। और ये हमारे पास में रेशियो गिवन है, इनका वैल्यू ऑफ एल ए अपॉन एल बी, तो एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो अब देखो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकलेगा कैसे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एल ए, वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम वी सेंटर ऑफ मास इनटू रेडियस, ये करना है हमें। रेडियस यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास से लेके वहां तक की डिस्टेंस, बस हमें इन दोनों चीजों को देखना है। अब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा दोनों के लिए, ए के लिए भी बी के लिए भी, क्योंकि हमें इसी पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है बस। तो क्या हो जाएगा, एल ए कितना हो जाएगा, एलसीएम, और एलसीएम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, बस रख दें वैल्यू उसको। और आई की वैल्यू हमें पता ही, अब देखो दोनों की, इसके लिए भी आई ओमेगा, इसके लिए भी आई ओमेगा अपॉन आई ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन को वही चीज फिर से की है, वही क्वेश्चन घुमा दिया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं डिफिकल्ट कि हम उसको लेके कंफ्यूज हो जाएं, नॉर्मली क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट ये है, कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन, एरिया ऑफ द लूप इज दिस, एक लूप है, उसका एरिया ये है, लूप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है z डायरेक्शन में। क्या पूछा है इन्होंने, द फिगर दैट करेक्टली इंडिकेट्स द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ पावर, पावर का बताना है हमें। अब देखो पावर क्या होती है, v स्क्वायर अपॉन r, v क्या वोल्टेज, जो कि इस केस में EMF के बराबर हो जाएगा हमारे। अब हमें EMF निकालना है, और EMF क्या होता है, d फाई बाई डी टी, जिसको मैं लिख सकता हूं डी फाई ए बाई डी टी। ए में क्यों डिफ्रेंसिएशन किया, क्योंकि मेरा एरिया वेरिएबल है, एरिया का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा, पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा, दूसरा टर्म का हो जाएगा कॉस, तो ए नॉट कॉस टी, तो ये आ गया हमारा EMF। हमें मतलब है किस चीज से, टी से, और टी कहां पर है, कॉस के अंदर है, तो हमें केवल इतने टर्म से मतलब है। तो हमारे पास क्या आ गया, EMF इज प्रोपोर्शनल टू कॉस टी, ये है हमारे पास में बस, ठीक है। अब बस रख लेते हैं यहाँ पर, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन आर, पावर कॉस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और कॉस स्क्वायर का ग्राफ हमें पता ही है, कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है कॉस स्क्वायर का, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, अब देखो इनके ऑप्शन में हमें इसी को चूज करना पड़ेगा। एक्चुअल में कॉस स्क्वायर का ग्राफ ऐसा नहीं होता, ये पॉइंटेड जो इन्होंने बनाया है ऐसा नहीं होता, वो कर्व होता है नीचे पर, इस जगह पर वो ऐसे कर्व की तरह जाता है, लेकिन ठीक है अब और कोई नहीं तो हम इसी को चूज करना पड़ेगा। अगर वो वाला होता तो हम उसको चूज करते, फिर इसको चूज नहीं करते। तो अब देखिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज दिया है Q, इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी विद एन आइसोलेटेड स्फीयर। एक देखो हमारे पास में स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हमने कैविटी क्रिएट की है, कैविटी के अंदर हमने रख दिया एक चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो सिचुएशन है वो इस तरह से है, ये हमारे पास में एक कैविटी है इस स्फीयर के अंदर, और इसके अंदर, एक मिनट, ये है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में एक चार्ज रखा हुआ है Q। अब इसकी वजह से उन्होंने पूछा है EABC, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 पॉइंट्स पर, C, A और B। तो एक पॉइंट हमारा ये रहा, एक पॉइंट हमारा ये है, और एक पॉइंट हमारा ये डिस्टेंसेस बराबर दिए उन्होंने कि यहाँ से इसके सेंटर से वो पॉइंट और इसके सेंटर से ये पॉइंट, ये बराबर डिस्टेंस पर है, तो हमने दोनों को डी एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर क्या होगा, कहाँ जीरो होगा, कहाँ ग्रेटर होगा, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखो, ये हमारा जो पॉइंट चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ कैविटी के अंदर वाली बाउंड्री पर नेगेटिव चार्ज लेकर आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव आ गया है, तो इस बाउंड्री पर बाहर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से होगा ये। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसके अंदर ये जो मेरी एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा, स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर कोई भी फील्ड नहीं आता, तो यहाँ पर अंदर वाला जो मेरा पॉइंट है, ए पॉइंट, उस पर इस वाले की वजह से कोई फील्ड नहीं आएगा, सेम इसकी वजह से भी कोई भी फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अंदर ये जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से फील्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो
केवल इसकी वजह से फील्ड होगा, उन दोनों की वजह से कोई फील्ड नहीं होगा। तो ओवरऑल इस पॉइंट पर एक फील्ड है, तो ई ए इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इट विल नॉट बी जीरो, ई ए विल नॉट बी जीरो। बी और सी की अगर मैं बात करूं, अब बी पॉइंट को देखते हैं। देखो ये जो स्फीयर है हमारा, छोटा वाला स्फीयर जो कैविटी है, वो एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा, उसका सारा का सारा चार्ज मैं उसके सेंटर पर अज्यूम कर लूं, और इसके अंदर भी एक सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल सेंटर पर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहां बचेगा? केवल बाउंड्री पर। इसके चार्ज को मैं इसके सेंटर पर अज्यूम कर ले रहा हूं, तो इसकी वजह से यहां पर कुछ फील्ड क्रिएट होगा, चार्ज है, डिस्टेंस है, फील्ड आ जाएगा। सेम चीज इसके लिए भी होगी। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो केवल इसकी वजह से जो चार्ज है, जो कि मैंने इसके सेंटर पर अज्यूम किया है, उसकी वजह से फील्ड आएगा। इन दोनों का फील्ड फिर से कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि उस जगह पर कैंसिल हुआ था। तो बी और सी, इन दोनों का फील्ड आपस में बराबर होगा। बी और सी, इन दोनों का फील्ड बराबर होगा। ए का फील्ड कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगी, तो वही वाला ऑप्शन हम देख लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू सी। तो ये इसका क्वेश्चन था। नॉर्मल सीधा सीधा से जो हम कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन है सीधा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग, एक शेल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्फीयर है, ऑफ रेडियस r, टोटल चार्ज q, स्फीयर का रेडियस में चार्ज q दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज q, रिलीज ऑफ मास m, रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, व्हेन द चार्ज रीचेस द सरफेस स्पीड विल बी। सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं ये? एक हमारे पास में स्फीयर है, कंसीडर चार्ज फिक्स्ड यूनिफॉर्मली, कंसीडर फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, रेडियस r, इसका रेडियस हमने ले लिया है r, ठीक है। टोटल चार्ज इस पर है प्लस q, ठीक है। पॉइंट चार्ज माइनस q ऑफ माइनस m, रिलीज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r, एक माइनस q चार्ज है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r, ये 3r पर था पहले, वहां से हमने रिलीज किया। अब जब वो वहां से यहां पर आएगा तो मैं इस जगह पर उसकी स्पीड बतानी है। एनर्जी कंजर्व कर देते हैं इसमें, सिंपल। जब ये इस वाले पॉइंट पर है यहां पर, तो इसमें क्या क्या एनर्जी होंगी? पोटेंशियल एनर्जी केवल k q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इस केस में 3r है। जब ये यहां पर आ जाएगा सरफेस पर, तो इसमें कुछ पोटेंशियल होगी, कुछ काइनेटिक होगी, क्योंकि सरफेस से डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? k q अपॉन r प्लस कुछ काइनेटिक आ जाएगी, हाफ mv²। एनर्जी को बराबर करना बस हमें, एनर्जी बराबर कर देंगे। पहली हमारे पास में क्या दिया हुआ है? माइनस k q बाई 3r इज इक्वल्स टू माइनस k q बाई r प्लस हाफ mv²। इसको इसमें से अगर मैं इस टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से k q बाई r कॉमन ले लेंगे, माइनस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/3, और ये वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर हम, तो कितना हो जाएगा ये? 2/3 k की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके m नीचे आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया? अंडर रूट इज इक्वल्स टू v। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? q अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट rm, q अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट rm। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन करना था इसमें। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी थी, हमें क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऑप्शन भी थोड़े बड़े बड़े से दिए, लेकिन है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन गीगा मास एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की बात करना है। अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये किस चीज का एक्सपेरिमेंट था? कि जब हम अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो अल्फा पार्टिकल किस तरफ डिविएट होते हैं। अब ये देखो, ये चीज हमें पता है कि जो रदरफोर्ड ने मैं मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ज्यादातर जो एरिया होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो वेकेंट होता है, तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिफ्लेक्ट होते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि 180 डिग्री पर वापस लौट के आते हैं। तो इसका ग्राफ सीधे सीधे क्या हो जाएगा? अगर मैं इस तरफ ले रहा हूं डिफ्लेक्शन थीटा, और इस तरफ ले रहा हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन है 0, तो ज्यादातर का डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट 0 है, और जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस होते चले जाएंगे, और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल जिनका डिफ्लेक्शन 180 डिग्री होगा। तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब डिफ्लेक्शन 0 था तो अल्फा पार्टिकल का नंबर था वो बहुत ज्यादा था, बाद में डिफ्लेक्शन लगातार कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नंबर लगातार कम होता जा रहा है।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, क्या है, कंसिडर टू सर्किट्स हैविंग टू रेजिस्टर्स, दो सर्किट्स हैं, रेजिस्टेंस दिए हुए, वन ऑफ देम हैज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस L plus alpha, other has the negative temperature coefficient L minus alpha. Which of the current through the circuits are IA and IB? ये हमारे पास में दो दिए हुए हैं, एक का प्लस अल्फा, एक का माइनस अल्फा, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। रेजिस्टेंसेस दोनों की वैल्यू R नॉट है ओरिजिनली। एट द इनिशियल टेम्परेचर द रेजिस्टेंसेस R नॉट, शुरुआत में दोनों रेजिस्टेंस R नॉट थे। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द करंट इन द सर्किट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा। अब देखो इसकी मैं अगर मैं बात करूं इस वाले सर्किट में, यहां पर मेरे पास में दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक का है प्लस अल्फा और एक का है माइनस अल्फा, ठीक है। और ये हमारा सर्किट, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस वाले का रेजिस्टेंस, इसका कोफिशिएंट प्लस का है तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इसका कोफिशिएंट माइनस का है तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 2R नॉट ओरिजिनल, तो क्योंकि R नॉट थे। बाद में क्या हो गया, एक का इतना हो गया, दूसरे का इतना हो गया, तो बाद में जो रेजिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, पहले वाला तो ये है प्लस दूसरा वाला ये है, इसको अगर हम ऐड करेंगे ये भी आ जाएगा 2R नॉट। तो जितना रेजिस्टेंस ओरिजिनली था बाद में भी उतना ही रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, बैटरी तो चेंज हो ही नहीं रही ऑब्वियस सी बात है, तो करंट भी चेंज नहीं होगा। तो IA ये तो रहेगा कांस्टेंट, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि करंट ही, रेजिस्टेंस ही चेंज नहीं हुआ। बात करते हैं IB की। अब देखो इसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हुई है, एक की वैल्यू इंक्रीज हुई है, दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में। पैरेलल में हमें पता है कि जब दो रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं उनका जो रिजल्टेंट आता है वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। अब यहां पर छोटा वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा माइनस वाला, R माइनस अल्फा डेल्टा T वाला, ठीक है। तो जो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है, ओरिजिनली कितना था ये, ओरिजिनल था ये R नॉट, बाद में कितना हो गया ये R नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा T, मतलब बाद में इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। अगर इसकी वैल्यू कम हो गई है तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है, यही है छोटा वाला, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इससे भी ज्यादा कम हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो गया तो करंट इंक्रीज हो जाता है, ये हमें पता है, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस कम हुआ करंट विल इंक्रीज, तो बस क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, यहां पर करंट विल इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, IA कांस्टेंट IB इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन है सीधा सीधा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कंसीडर दैट सिग्मा S KB and B represent the Stephen Boltzmann constant, Boltzmann constant है, Wien's displacement constant, the डायमेंशंस ऑफ, सीधा सीधा सा डायमेंशंस का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें इनके फॉर्मूले पता हैं तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो जैसे कि स्टीफन कांस्टेंट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dq अपॉन dt इंटू a इज इक्वल टू सिग्मा t टू द पावर 4, ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। और हमारे पास में दूसरा क्या है, दूसरा है ये kb का, kb के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 3/4 kb इंटू टी, ये इसका फॉर्मूला होता है, यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगा। और तीसरा क्या है, विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का भी फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इनटू कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये हमारे पास में तीसरा फॉर्मूला होता है। बस तीनों को हम रख लेंगे, तीनों की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। फॉर्मूले एक बार देख लेना, फॉर्मूला मुझे ऐसा लग रहा है हाँ वैसे तो ठीक ही है फॉर्मूले, तो बस हम फॉर्मूले में सीधा सीधा से बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख लेनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये वाला क्वेश्चन बोनस में जाएगा क्योंकि इसके दो ऑप्शन सही हैं। इसका कौन सा वाला, ये वाला भी सही है और ये वाला भी नहीं, सॉरी इन्होंने इनकरेक्ट पूछे ना, हाँ तो ये वाला दो इनकरेक्ट हैं इसमें, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो ये दो ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हैं। तो या तो इसका आंसर इस वाले सेट के अकॉर्डिंग या तो इसका आंसर 2 और 3 रहेगा, या फिर ये सब लोगों को बोनस में मिलेगा, या जो भी वो देखेंगे वो अपने अकॉर्डिंग वो बता देंगे एनटीए से कि क्या रहेगा। है क्या इसमें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में है Ex इज इक्वल टू E नॉट KZ माइनस 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6t, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इन्होंने पूछा क्या, देखो पहला क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम, स्पीड पूछी है। स्पीड हमारे पास में क्या होती है, देखो ये वैल्यू तो मेरे पास में ओमेगा,
ठीक है। अब स्पीड निकालते पहले, स्पीड क्या होता है, c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास में स्पीड होती है। c की वैल्यू कितनी हुई है 3×10⁸ अंडर रूट म्यू आर, म्यू कितना दिया है क्या क्वेश्चन में, म्यू नहीं दिया है, एप्सिलॉन दिया, तो म्यू हम कंसीडर कर लेंगे 1, तो 1 × 9 ये 9 हो जाएगा, 9 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ये 3 आएगा, 3 से हो जाएगा तो 10⁸, तो स्पीड तो आ गई 10⁸, वही दिया हुआ है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। इसमें अब देखो इस वाले में देख लेते हैं पहले, यहां पर ये है बी मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड में इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, ये तो डायमेंशनलेस है साइन, ये वाली वैल्यू है बी नॉट अपॉन वी, बी अपॉन वी, बी की डायमेंशन तो जो है डिवाइडेड बाय वी, उसको हम वेलोसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी से डिवाइड करने पर डायमेंशन कुछ तो चेंज होगी, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट है, ये देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम वेलोसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो डायमेंशन ही मैच नहीं होंगी, अभी मैग्नेटिक फील्ड बचा ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कैसे हो जाएगा, तो ये वाला इसलिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वाला ये देख लेते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे निकलेगी, देखो हमें पता है v क्या होता है ओमेगा अपॉन के, और k क्या होता है 2π/λ, तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको ऊपर ले जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू लैम्डा अपॉन 2π, ठीक है। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, ओमेगा ये रहा, ये हमारे पास ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा हमें पता है 2π पता है, लैम्डा निकाल देंगे। इसका आंसर ये जो 300 ये गलत है, इसका आंसर 100 आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है कि v हमें पता है ओमेगा अपॉन के होता है किसी भी वेव के लिए, के हमने यहाँ से निकाल देंगे, सॉरी के को हमने 2π/λ लिख दिया, ओमेगा में वहां से पता ही है, वेलोसिटी हम निकाल ही चुके हैं, रख दो सारी वैल्यूज को, आंसर हो जाएगा सॉल्व करके इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज प्रोसेस टोटल हीट, हीट पूछी है। अब देखो पीवी ग्राफ दिया हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारे पास में डेल्टा यू होता है वो होता है 0, तो जो हीट होती है वो क्या होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये चीज 0 है, तो हीट किसके बराबर आ जाएगी, वर्क के बराबर, और वर्क क्या होता है एरिया ऑफ द ग्राफ, बस एरिया निकालना है इसका। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये कितना है, ये है 200, ये कितना है, ये है 3, 200, ठीक है 5 से 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, कोई वैल्यू गलत लिख दी क्या मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो गैस कितनी है 1 मोल है ना, P डेल्टा V, हाँ सही तो है, 3 × 2, मैं इसको कुछ और ही पढ़ रहा हूँ, तो 600 आ जाएगा, सिंपल ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, कंसीडर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन एटम वेलोसिटी इतना, इलेक्ट्रॉन की हमारे पास में वेलोसिटी गिवन है, इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, रेडियस ये दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो तो जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है हमें पता है उस टाइम पर ये वैल्यू होती है, ये होता है, इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम है, तो वहां पर चार्जेस तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो रिवॉल्व कर रहा है वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, सेंटर पर भी एक प्रोटॉन, वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, तो कितना हो जाएगा mv², r से एक r कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू ke² अपॉन r, वैल्यू रख लेते हैं चलो सारी। मास कितना दिया है 9×10⁻31, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 25.6 अंडर रूट में 10⁵ बाहर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25.6 10⁻10 इज इक्वल्स टू के कितना होता है 9×10⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, मतलब 1.6 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन r, r कितना है हमारे पास में, कहेंगे r, x 10⁻9, x 10⁻9, बस सॉल्व करना है इसको। और इसमें भी देखो ये है 1.6 मतलब 16 मान लें, डेसिमल तो मैनेज कर ही लेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, यहाँ 16 का स्क्वायर हो रहा है, तो इससे ये सीधा सीधा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, पूरा सॉल्व करते चलाएंगे, x की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ जाती है, ये इसका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी से कैलकुलेशन हो जाएगी। 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 256 से ये 16 स्क्वायर कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, केवल पावर्स बची हैं, और पावर हमारे पास में यहाँ पर सारी पावर कैंसिल है, तो x केवल 1 बचेगा। कोई इस चीज को यहां से देखकर भी कर सकता था, क्योंकि कोई नंबर बचा ही नहीं है, कोई नंबर बचेगा तभी तो कुछ आएगा, 2 3 4 कुछ भी, कोई नंबर ही नहीं बच रहा, सारे नंबर कैंसिल हो गए, तो x 1 ही बचना, या 10 बच सकता था, अगर मान लो कोई ऑप्शन 10 होता तो हम सोचते एक बार को सॉल्व करने का, इसको तो हम यहीं से देख के कर सकते हैं कि 1 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, कार ट्रेवल्स ऑन सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस इतना, बैंक्ड एट एंगल थीटा, कार ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ दिस, वेयर एंड टेयर इज मिनिमम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस, थीटा की वैल्यू पूछी है। सिंपल सा बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है,
जिसमें हम ये वाला लगाते हैं v²/rg। बस थीटा पूछा है, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, जी पता है, सब कुछ पता है, थीटा निकालना है। रख दो वैल्यू। वेलोसिटी कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड 100, रेडियस कितना दिया है 50, ग्रेविटी कितनी है 10, डिवाइड कर दो 1/5, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/5। ये आंसर आ जाएगा। होगा कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शंस डायोड D1 D2 D3 ऑफ बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। डिप्लीशन की विड्थ हमें दी है W1 W2 W3। 3 हमारे पास डायोड है आइडेंटिकल, तीनों की विड्थ हमारे पास है W1 W2 W3। हमें बताना है क्या है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये बायसिंग का क्वेश्चन है, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस। क्वेश्चन में हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास में ये डायोड होता है, ठीक है, नॉर्मल डायोड की विड्थ इतनी है, अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, फॉरवर्ड बायस, तो हमें पता है इसकी विड्थ कम हो जाती है। अब इसकी विड्थ इतनी रहेगी, ठीक है, और रिवर्स बायस में इसकी विड्थ और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी विड्थ इतनी हो गई है, नॉर्मली इतनी थी, ये है नो बायसिंग। अगर हमने इसको बैटरी से लगाया ही नहीं है तो ये है, फॉरवर्ड में लगाते विड्थ कम हो जाती है, रिवर्स में लगाते ही विड्थ इंक्रीज हो जाती है, ये है रिवर्स बायसिंग। बस यही उन्होंने पूछा है कि क्या होगा। अब देखो यहां पर ये वाला जो है ये है फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये पॉजिटिव से उसी तरह से कनेक्टेड है, ये सर्किट से ही ब्रेक है तो ये नो बायसिंग, यहाँ पर ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है तो यहाँ कोई बायसिंग नहीं है। ये वाला ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा विड्थ कितनी किसकी होगी, इसकी, उसके बाद इसकी, सबसे कम इसकी। तो W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1, W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एप्लीकेशंस पूछी हैं। और देखो ये इसमें तो किसी को एक दो चीजें पता होंगी तो भी उससे कर लेगा, जरूरी नहीं चारों पता हो। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का सबको पता है, इसमें क्या दिया है, फॉर वार्मिंग द फूड, ये पता ही है सबको, हाँ माइक्रोवेव का ये काम होता है। दूसरा ठीक है, चलो और देख लेते हैं, यूवी रेस का अगर कोई कंफ्यूज्ड है चलो इसको देख ले। रेडियो, रेडियो किसके लिए होता है, फॉर कम्युनिकेशन। तो इतना भी किसी को पता होगा, इतना तो अंदाज सबको पता ही होता है कि माइक्रोवेव से ठीक है खाना गर्म करते हैं, घर में माइक्रोवेव होता ही है। रेडियो वेव नाम ही उस मतलब उससे तो पता ही है ना कि हम रेडियो सुन रहे होते हैं, वो AM FM कम्युनिकेशन में यूज में आता है। P का सेकंड, Q का, S का थर्ड, देख लो P का सेकंड दो ही में, S का थर्ड एक ही इन्हीं में, तो बस ये हमारा आंसर आ गया। बस इतने से हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये हमें क्या दिया हुआ है, बॉब ऑफ मास M, एक बॉब है M मास का, ठीक है, वर्टिकली लटका हुआ है, स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास में 10 मीटर्स, और क्या दिया हुआ पॉइंट मास A ऑफ मास M ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड, इसका भी मास है M और हॉरिजॉन्टली आ रहा 10 की स्पीड से, ठीक है। हिट्स बॉब इलास्टिकली, कोलिजन हो रहा है इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन मतलब दोनों का मास सेम है, तो ये रुक जाएगा, ये चलेगा 10 की स्पीड से अब, ठीक है, ये चीज है हमारे पास में। और क्या पूछा है इन्होंने, बॉब राइजेस h मीटर अबव द कोलिजन, h मीटर ऊपर चला गया, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ h की वैल्यू पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन ये रहा, यहां से ये है, इसकी स्पीड हो चुकी है v, जो कि हमारे पास में गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये बाद में यहां कहीं पहुंच जाएगा, हमें ये हाइट बतानी है, एनर्जी कंजर्व कर दो बस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फाइनली ये पोटेंशियल एनर्जी, कर दो इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 10²/20 इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 5। देख लो कोई ऑप्शन होगा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन, इलास्टिक कोलिजन में पता ही है क्या होता है, उसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडियल गैस पॉलीएटॉमिक है, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल एंड f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, उसमें 3 ट्रांसलेशनल है 3 रोटेशनल है, f वाइब्रेशनल मोड है। अब देखो और क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी का रेशियो दिया 8:7, f की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि एक वाइब्रेशनल मोड, जो हमारे पास में वाइब्रेशनल मोड होता है, उसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, इतना पता होना चाहिए। तो हमारे पास में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल और f वाइब्रेशनल मोड है तो इनके हो जाएंगे 2f, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 6 + 2f, ये हो गया हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमारे पास में Cp/Cv गिवन है, मतलब हमें गामा दिया हुआ है 8/7 पहले से, और गामा का फॉर्मूला होता है 1 + 2 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ठीक है, बस रख दो उसमें वैल्यू। गामा की वैल्यू कितनी है 8/7 इज टू 1 + 2/6 + 2f। टोटल डिग्री फ्रीडम ये आ गई। इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ आगे, यहाँ ला के कर दे रहा हूँ, तो 1 इधर आएगा, 8/7 - 1, 1/7 इज टू 2/6 + 2f। ये उधर चला जाएगा 14 - 6, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा 4। मतलब f हमारे जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं वो टोटल 4 हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेपर था। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे जिनमें पेपर के प्रेशर के अकॉर्डिंग हम देखें, उस टाइम पर जब स्टूडेंट्स जब पेपर कर रहे होते हैं तो वहां पर उस प्रेशर में उनको वो क्वेश्चंस करने में सच में टाइम लगेगा अच्छा खासा, सोचने में। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा ट्रिकी थी, कुछ क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट वही सिंपल सा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था वो चीज बहुत ज्यादा ट्रिकी कर दी थी, सिंपल से कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के तरीके ने। कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट केवल इतना था, अगर आपको ये पता है कि वाइब्रेशन मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देता है, एक सिंगल वाइब्रेशन मोड, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो बेसिक है, ये सबने पढ़ा होगा, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। लेकिन ये पता होना, ये चीज वैसी थी क्योंकि वाइब्रेशन मोड्स को हम बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, उन्हीं से हमारा काम चल रहा होता है। लेकिन इसमें वाइब्रेशनल आ गया। ऐसी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया है, लेकिन किसी में उन्होंने चीजों को घुमा दिया है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक ठाक डिफिकल्ट था। 2025 में जो पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में अगर मैं कहूं तो मामूली सा नीचे या ऑलमोस्ट उसके बराबर था। ये नहीं है कि उससे बहुत ही ज्यादा कम था, नहीं, उसके आसपास था। वो पेपर भी अच्छा खासा डिफिकल्ट था, ये भी ठीक ठाक डिफिकल्ट है। तो फिजिक्स में मार्क्स सब लोगों के कम आएंगे, ओवरऑल कट ऑफ भी कम जाएगी। अभी तक जो अनुमान लग रहा है, जो अभी तक एस्टिमेट है, उसके अकॉर्डिंग 550 560 के आसपास जा सकती है। अब देखते हैं कितना क्या रहता है, रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कट ऑफ कितनी गई है। लेकिन जिसने भी पेपर किया है उन्होंने अच्छे से मेहनत की होगी, तो उन्होंने पेपर कर लिया होगा। और नहीं तो फिर अगर किसी ने केवल चीज़ों को याद किया होगा, कॉन्सेप्ट को समझा नहीं होगा, तो उनको इसमें प्रॉब्लम आई होगी इस पेपर को करने में। बाकी तो जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, या जो अब आगे देंगे, वो अब इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की प्रिपरेशन करें कि हाँ, अब अगले साल भी मान के चलिए कि पेपर ऐसा ही आएगा। जो उम्मीद लग रही वो यही लग रही है कि अगले साल पेपर अब ऐसा ही आएगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप सब अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, समझिए, रटिए मत, उनको समझिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि क्या हो रहा है, क्या करना है। ठीक है, तो थैंक यू। फिर एक अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।